ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, पहला है लेबर। लेबर को आपने कैप्चर कर लिया तो आप सिटी की मोटर को कभी भी रोक सकते हैं। सारी ट्रेड यूनियंस वगैरह बैठे हैं, भरत जी अभी मेरी बात चल रही थी, उन्होंने दिखाया मुझे कुछ। दूसरे एकेडमिया, क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट्स के दिमाग को कैप्चर कर लिया तो आपको शहर में जीते जागते आर्म्स एंड एम्युनिशन मिल गया, आपको तो पूरा एम्युनिशन यही मिल गया। तो और तीसरा जो सबसे बड़ा इनका है वो है लीगल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कबीर कला मंच वगैरह आपने नाम सुने होंगे, जो नाटक करते हैं, ये सब इन्हीं के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, ये कोई कला का काम नहीं है। ये गांव गांव में जाके जो वहां के ब्राइट लड़के लड़कियां हैं उनको रिक्रूट करने का काम करते हैं। अब इनको चलाया कैसे जाए, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? बिना देखिए, आज आपको अपने बच्चे का जन्मदिन ऑर्गेनाइज करना हो, 5 बच्चों को बुलाना, तो भी कुछ टाइम, पैसा, ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तो लगेगा। आपने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, कुछ तो लगा ही होगा ना। इसको कैसे करते हैं? बस्तर में तो जो पैसा आता है इनके पास, एक तरफ ईस्टर्न साइड में आप देखिए कॉन्फेडरेशन ऑफ कम्युनिस्ट टेरर ग्रुप्स है, और यहां पे सारा इस्लामिक टेरर ग्रुप्स हैं। तो ये दोनों तरफ से, वेस्टर्न से कम्युनिस्ट टेरर मनी और इधर से इस्लामिक टेरर मनी इंडिया के अंदर आती है, जिससे इनके सैटेलाइट फोन्स, ड्रोन्स, गाड़ियां, आईईडी जिससे ब्लास्ट करते हैं ये लोग, लैंड माइंस, वो सब होता है, ट्रेनिंग एंड ऑल दैट। उसके बाद ये लोग विद आर्म्स एंड एम्युनिशन, द मेन बिजनेस इज टू एक्सटॉर्ट पीपल। ये करते हैं एक्सटॉर्शन का काम। मेरे पास पूरी लिस्ट है एक एक चीज की, कि तेंदुए पत्ते में कितना परसेंट। छोटी बच्ची, आप यकीन नहीं करेंगे, छोटी बच्ची, क्योंकि माँ बाप माँ घर में है, तेंदू पत्ते कलेक्ट करके जो वीकली मंडी लगती है उसमें छोटे बच्चों को भेज देते हैं बेचने के लिए। तो 10-12 साल की बच्ची है, वो चली जाती है लेके। अब वो दिन में जो 400-500 रुपए कमाती है, उसमें से भी ये लोग 10-15-20% उससे ले लेते हैं। जितने ट्रक्स वहां से निकलते हैं मंडियों के, उनसे 1000 रुपीज पर ट्रक वसूल करते हैं। अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, 1.5 साल से हम बना रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ सुन के, उसमें एक आदिवासी ने मुझे बताया है कि जो डॉक्टर है वो मोटरसाइकिल या स्कूटर या साइकिल में जाता है, 3-4-5 गांव में 10-15 लोगों का इलाज करके जब आ जाता है, और जो 600-700 रुपए कमा के शाम को आता है, उसमें से 100-150 रुपए ये लोग लेते हैं। ये गरीबों के मसीहा हैं। और उससे तकरीबन, अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, और जो आईजी कलूरी ने बहुत बार ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड बोली है ये बात, 11,000 करोड़ रुपए हर साल इससे ये लोग एक्सटॉर्शन के पैसे से कलेक्ट करते हैं। इसी 11,000 करोड़ रुपए से लीगल एक्टिविज्म, इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म, दलित एक्टिविज्म, ये सारी एक्टिविज्म चलती है। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि हिंदुस्तान के किसी भी जर्नलिस्ट ने, एक भी लोकल मीडिया, देखिए छोटे छोटे जो उड़िया पेपर या आंध्रा में तेलुगु पेपर, ये लोग उठाते हैं सवाल, पर नैरेटिव उनसे क्रिएट होता नहीं है। जो लोग नैरेटिव क्रिएट करते हैं, किसी ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया कि जो नर्मदा आंदोलन इतने साल चले था, इसको फंड कौन कर रहा था? यह सवाल कभी क्यों नहीं उठा? ये जो हजारों लोग अभी लाल रंग के कपड़े पहन के किसान बंबई आए थे, 10-12 दिन जो चले थे, जिनके पांव की फोटो चल रही थी, छाले पड़ गए और ये हो गया, उसको भी तो कोई कैमरा लेके खींच रहा होगा। उसको कौन पैसे दे रहा था? और ये लाल कपड़े जो सारे किसने सिलवाए थे? हिंदुस्तान में कोई किसान लाल कपड़े नहीं पहनता, सब सफेद पहनते हैं। ये सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? ये दलित आंदोलन रातों रात जो प्रोटेस्ट खड़ी हो जाती है, इसको कौन फंड कर रहा है? जो रात को सुप्रीम कोर्ट, सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का खर्चा कितना है, सब जानते हैं वकीलों की फीस कितनी है। हम लोग उसको नेशनल और एंटी नेशनल सब्जेक्ट बना के कंफ्यूज करते हैं, लेकिन सवाल जो उठना चाहिए कि हु इज फंडिंग देम? कौन ऐसा आदमी जिसको इतना प्यार है इन लोगों के इशू से, जो अपनी सारी फीस छोड़ के, सारा काम छोड़ के, और सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर है कि याकूब इनोसेंट या नहीं, उसको छड़ना चाहिए फांसी की नहीं? ये कौन लोग हैं? इस पे सवाल 50 साल से क्यों नहीं उठाए गए?